नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोरोना को लेकर देहरादून में 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दून में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 24 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के अब तक कुल 46 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। तो बड़ी खबर, 2 मामले कोरोना पॉजिटिव के और उत्तराखंड में आ गए। देहरादून में 2 नए मरीज मिले हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 24 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के अब तक 46 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और सीधे रुक करते देहरादून का ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, उसका आंकड़ा थमा था 6 दिन तक, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ तो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी अवधेश, देखिए आज का दिन राहत का भी है और आफत का भी है, दोनों का ही है। 2 मरीज बढ़ गए हैं, एक आफत और बढ़ गई है, और लेकिन 7 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, ये राहत की बात भी है। तो अभी तक कुल मिलाकर इस समय तक अभी जो अपडेट आया है, जो हेल्थ बुलेटिन आया है, उसमें 18 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं ठीक होकर कोरोना से, और बाकी लोग अभी यहाँ पर अलग अलग जगह, अलग अलग ज़िले में, अलग अलग अस्पताल में भर्ती है। तो आज भी जो 2 मरीज कोरोना के देहरादून से डिटेक्ट हुए हैं, वो दोनों भी जमाती हैं, वो यहीं आज़ाद नगर के रहने वाले हैं। और जिस तरह की आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी कि जमातियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, तो वही बात सामने आ रही है। और आज दोनों जमातियों के आने के बाद मामलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। और अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को ये देखना होगा कि कहीं जो जमाती हैं या उनके संपर्क के लोग हैं, उनको कैसे उनको लोकेट करके उनको किस तरह से क्वारंटाइन किया जा सकता है। अगर ये जल्दी सरकार ने इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए तो ये जो संख्या बढ़ रही है, तो ये लगातार बढ़ती रहेगी। और जो घर ठीक होकर जा रहे हैं, मतलब वो इतनी राहत देने वाली बात नहीं होगी जितना हर दिन संख्या का बढ़ना होगा। चूँकि कोरोना कितना भयावह वायरस है, तो ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इससे निपटने के लिए जो संपर्क वाले लोग हैं, जिस पर पिछले 3 दिन से एबीपी गंगा एक अभियान भी चला रहा है, तो ये जो संपर्क वाले लोग हैं, इनको भी काबू करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वरना फिर जितना भी ये प्रयास है, ये सब कामयाब नहीं होगा और ये पर्याप्त भी नहीं होगा। जी अवधेश, बिल्कुल। लेकिन अब सवाल अजीत जी ये बनता है कि कोशिशें हर तरफ से जारी हैं, चूक कहीं पर छोड़ी नहीं जा रही, लेकिन मामले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रही है, वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। इस बढ़ते संक्रमण के दायरे में अब सवाल ये भी उठने लगे हैं, कहीं इस बात का डर बढ़ तो नहीं रहा कि पता नहीं चलता, बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स भी सामने नहीं आते, कोरोना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? हाँ देखिए, जैसा आपने कहा, ये वाकई कम्युनिटी वाला मामला तो बढ़ ही रहा है। वो लोग, ऐसा तो नहीं है किसी दूसरों के घर में जाकर रह रहे होंगे, जो जमात से लौटे होंगे वो अपने ही घर में रह रहे होंगे, वो अपने ही परिवार के बीच रह रहे होंगे, तो वो उनको भी नुकसान कर रहे हैं। जो उनके परिजन हैं, उनके लिए भी वो एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। सरकार सब तरह की कोशिश करके देख चुकी है, जितना इनके पास बड़ा तंत्र है, खुफिया विभाग, उसको भी यूज कर लिया है। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ और जो गांव तक जो कड़ियां जुड़ी रहती हैं प्रशासन की, वो भी सब यूज कर ली गई हैं। अब तो बीच में धर्मावलंबी हैं, उनका भी एक सहारा ले लिया गया है, उन्होंने भी कोशिश की है। लेकिन अब तो ये अवेयरनेस अभी तक आ जानी चाहिए, तो जो नहीं आई है, इसमें सिस्टम का अपने किसी ऑपरेशन को चलाने में, उसको रन करने में कोई फॉल्ट हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो भी चीज़ें आकर बताएं और प्रशासन को सहयोग दें। जी, तो शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो उत्तराखंड में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। देहरादून में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और इसके बाद नैनीताल और तीसरे नंबर पर हरिद्वार जिला है। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना का संकट तेजी से बढ़ रहा है। महज 2 दिन के भीतर ही प्रदेश के 2 और जिले नैनीताल और हरिद्वार रेड जोन में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले राजधानी देहरादून को रेड जोन में शामिल किया गया था। अब तक इन 3 जिलों में ही कोरोना वायरस संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब आपको जिलेवार बताते हैं कि आखिरकार किस जिले में कोरोना के कितने मरीज हैं। देहरादून में अब तक कोरोना के 24 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिस वजह से देहरादून शहर
इस समय प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में सबसे ऊपर है। देहरादून को रेड जोन में शामिल किया गया है। देहरादून में अभी तक 5 हॉटस्पॉट्स थे। भगत सिंह कॉलोनी, लक्कीबाग का कुछ एरिया और डोईवाला नहीं, कारगी ग्रांट, 3 शहर के और 2 एरिया डोईवाला में थे, 5। अब एक नया एरिया आज आइडेंटिफाई हुआ है आज़ाद कॉलोनी पटेल नगर में, और एक स्ट्रीट और आइडेंटिफाई हुई है अधोई वाला क्षेत्र में, उसको भी फाइनल किया जा रहा है। और इसके अलावा 4 आपको पता है कि हरिद्वार में है, मंगलौर, गेंडी खाता, पनियाला रुड़की के पास और ज्वालापुर, और एक हमारा वनभूलपुरा में चल रहा है। तो वैसे जो पुराने हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ से और कोई नई वो नहीं आई है। देहरादून के बाद दूसरे नंबर पर नैनीताल जिला है। यहाँ पर कोरोना के 9 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। नैनीताल भी रेड जोन में शामिल है। नैनीताल के बाद हरिद्वार जिले का नंबर है, जहां अब तक कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। हरिद्वार जिले को भी रेड जोन में शामिल किया गया है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जबकि अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में 1-1 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। इन तीनों जिलों को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के बाकी 7 जिले अभी भी कोरोना के संकट से दूर हैं। यहाँ पर अभी तक कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, इसलिए इन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या जमातियों की है। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान जमातियों का रहा है। अगर जमाती समय रहते पुलिस के सामने आ जाते तो आंकड़े कुछ और ही होते। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपको किसी जमाती की खबर मिलती है तो पुलिस को मामले की जानकारी दें। इससे न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि प्रदेश के साथ देश भी सुरक्षित रहेगा। छोटे से प्रदेश में अभी 46 की संख्या होना कहीं ना कहीं बेहद चिंता का विषय है। लॉकडाउन 2 में लगातार एहतियात बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस संक्रमण को रोका जा सके। अपने कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ मैं रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का पार्थिव शरीर पंचूर गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। आज देर रात पैतृक गांव पार्थिव शरीर पहुंचेगा और कल हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए, ये एम्बुलेंस है और इसी से उनके पिता के पार्थिव शरीर को उनके पंचूर गांव में ले जाया जा रहा है और कल हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का पार्थिव शरीर पंचूर गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। देर रात पार्थिव शरीर गांव में पहुंच जाएगा और कल हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि कर्तव्य बोध में इस वक्त वो हैं और चूँकि प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित की बात है, ऐसे में वो अपने पिता के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी इच्छा थी, लेकिन जिम्मेदारियों में वो इस वक्त फंसे हुए हैं। उसके बाद वो ज़रूर जाएंगे और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने परिवार से भी अपील की है कि पिता के अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखें। प्रशासन जो है उसने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो भी बना रहे और कल हरिद्वार में उनके पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी के पिता का निधन हो गया है। हरिद्वार में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, मगर कोरोना संक्रमण की वजह से सीएम योगी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। पहुंचे बहुत दूर था ना, काफी दूर था। बस निकलते हैं 15 मिनट में यहाँ से। जरा सोचिए, जो बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। हिंदू धर्म में हर किसी की आखिरी इच्छा होती है कि बेटा उसकी अर्थी को कंधा दे, मगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। कोरोना संकट की वजह से सीएम योगी ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने एक लिखित बयान जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी,
कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। योगी ने कहा कि अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, मगर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को यूपी की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं ऐसा न कर सका। सीएम योगी ने लिखा कि लॉकडाउन के बाद दर्शन करने आऊंगा। सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में रहते थे। उनके 4 पुत्र और 3 बेटियां हैं। इनमें सीएम योगी दूसरे नंबर पर हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योगी के पिता के निधन पर दुख जताया है। दुखद खबर है, लेकिन ये भी सच है कि वो काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी एक बहुत अच्छे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे वो एक मंडल के अध्यक्ष रहे हैं यमकेश्वर ब्लॉक के। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और उनका जो सामाजिक योगदान है, निश्चित रूप से उनकी याद ये वहाँ का समाज हमेशा करता रहेगा। उधर पौड़ी में प्रशासन योगी के पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करवा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए फोर्स तैनात है। व्यवस्था जो है पूरी जो है रहेगी और हमने ये भी सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन का जो मानक है उसका पालन करते हुए सभी कार्रवाई। योगी के पिता का अंतिम संस्कार हरिद्वार में गंगा घाट पर किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन तैयारी कर रहा है। तक जो जानकारी हमको मिली है ये है कि कल हरिद्वार में ले जा करके जो है अंतिम संस्कार करने की बात सामने आ रही है। हम तो अपने स्तर से दोनों मुख्यमंत्रियों माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। योगी के पिता आनंद सिंह की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। कुछ समय पहले भी उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत थी। साथ ही वो लो बीपी और गैंग्रीन जैसी बीमारी से भी जूझ रहे थे। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट किया गया था। कोटद्वार से गिरीश बिष्ट के साथ हरिद्वार से रोहित शिकोला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर अनिल बलूनी ने व्यवसायियों से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की। पर्यटन उद्योग को लेकर उन्होंने बातचीत की है। पर्यटन उद्योग गतिविधियों को लेकर चर्चा की तो सांसद अनिल बलूनी, जो कि लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़ रहे हैं, और आज उन्होंने व्यवसायियों से बात की, खासतौर से जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत की और तमाम जो पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां हैं उसको लेकर चर्चाएं की। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को लेकर पुलिस की तरफ से कहा कि इसमें सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। डीडी अशोक कुमार का कहना है कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे मगर सावधानी जरूर बरतें। जितने वीडियो सामने आए हैं उसमें भी ये बात दिख रही है कि वो खुद ही फिर ऐसा करने में सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म भूल जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो माला या जो फूल वो आप पे डाल रहे हैं वो कितने सैनिटाइज्ड है, उसकी क्या गारंटी है। उसी के माध्यम से वायरस भी आ सकता है आप तक। तो मैं आपसे पुलिस कर्मियों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रवृत्ति से बचें। ऐसे लोगों से अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें कि साहब हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आप पुलिस कर्मियों को सम्मानित करना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। किंतु अच्छा होगा कि हम एक डिस्टेंस से ही इस बात को करें। टिहरी में खाद्य सामग्री की ओवर रेटिंग को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान चंबा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ओवर रेटिंग को लेकर 4 दुकानों का चालान काटा। 13 दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की चेतावनी देकर छोड़ा गया। इस दौरान उन्होंने दुकानों में रखी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की भी जांच की। रुद्रप्रयाग जिले में आबकारी अधिकारी और ऊखीमठ थाने में तैनात थानाध्यक्ष देहरादून से लौटे हैं, मगर उन्हें क्वारंटीन में रखने के बजाय सीधे ड्यूटी करने की छूट दे दी गई। जिला प्रशासन ने पुलिस की ओर से दोहरा मापदंड अपनाए जाने से लोगों में गुस्सा है। जो सूचनाएं आपसे मांगी जा रही हैं, आज इन सब के जितने रोड्स के
प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मैरिज इरिगेशन है चाहे इरिगेशन है, आपके जो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क में सुरक्षा के लिहाज से हाथियों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का संक्रमण न हो। कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस वक्त 16 पालतू हाथी हैं जिनकी देखभाल पार्क प्रशासन कर रहा है। तो हाथियों को सैनिटाइज किया गया है, देखभाल पार्क प्रबंधन कर रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सके इसलिए पार्क प्रबंधन एहतियात कर रहा है। रुड़की में फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान है। लॉकडाउन की वजह से किसानों को फूलों के लिए खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से जो फूल हैं वो खेतों में ही खराब हो रहे हैं। ऐसे कितने ही किसान हैं जो फूलों की खेती करते हैं, लेकिन ये पूरी खेती इस वक्त बर्बाद हो रही है। तो रुड़की की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों पर कोरोना की मार पड़ी है और फूलों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, और यही वजह है कि जो फूलों की खेती है वो इस वक्त बर्बाद हो रही है। और बड़ी संख्या में रुड़की में किसान हैं जो कि फूलों की खेती करते हैं, लेकिन खरीदार लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इनको बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में क्वारंटीन किए गए जमाती ने की फरार होने की कोशिश, पुलिस ने शंकर आश्रम चौक से गिरफ्तार किया। खटीमा में दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, दोनों ओर से जमकर चले लात घूसे, पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। खटीमा में गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद न होने से किसान परेशान, लेबर नहीं मिल पाने से गेहूं की खरीद में परेशान। पिथौरागढ़ में एसडीएम ने किया धारचूला बाजार का निरीक्षण, सामानों की ओवर रेटिंग की शिकायत पर की छापेमारी। श्रीनगर में क्वारंटीन किए गए 36 युवाओं ने की अपने घर भेजने की मांग, लॉकडाउन के दौरान 14 दिनों का क्वारंटीन पीरियड कर चुके हैं खत्म। टिहरी में पुलिस के कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित, शहर के व्यापारियों ने फूल बरसाकर किया सम्मानित। हल्द्वानी में महिला कांस्टेबल अपने परिवार की परवाह किए बगैर कर रही है ड्यूटी, रुचि के पिता कैंसर से बीमार है। चंपावत में लॉकडाउन के दौरान भूखों का काम आ रहा कम्युनिटी किचन, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार हो रहा है खाना। जोशीमठ के उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी, बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी में गिरी बर्फ। बद्रीनाथ धाम में बिजली आपूर्ति हुई बहाल, यूपीसीएल ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त बिजली की लाइनों की मरम्मत की। और उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान की।